वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी ईवीएस पेडागोजी क्लास है और ये आपका लास्ट वीडियो मतलब प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है या फिर आप बोल सकते हैं 126वां। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है स्वालिहा ने कक्षा नाम कितना खतरनाक है। स्वालिहा ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई कि मैं विज्ञान केंद्र दिखाऊंगी ताकि बच्चे को एजुकेशन ट्रेवल पर ले जा सकूं। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निर्देशन इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, मतलब सही नहीं है इस भ्रमण के लिए। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आपका अपने साथ पेन और नोटबुक ले जाना। ये तो हो सकता है क्योंकि आप विज्ञान की शैक्षिक भ्रमण पर लेके जा रहे हो ना विज्ञान केंद्र में, तो आप बच्चे जब उस चीज़ को देखेंगे इस चीज़ को तो उसके बारे में लिखेंगे, कुछ तो नोट करेंगे कम से कम। वहाँ पर जो प्लेट लगी होती है उस पर देखकर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, और इससे यदि और इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो उसके बारे में लिख लेना कि हमें ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो ये पेन और आप नोटबुक तो लेके जाओगे। दूसरा ऑप्शन आपका बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। तो आप ये भी बताओगे कि मुझे बिना पूछे भाई कहीं नहीं जाओगे आप बच्चे। थे ना, यदि कोई बच्चा गुम गया तो छोटे बच्चे ना इसलिए। नेक्स्ट को ऑप्शन आपका प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, कि जो भी आपके माइंड में थॉट आ रहा है, एकदम होता है ना कि कोई बच्चा किसी मशीन को देखकर, किसी रोबोट को देखकर, किसी इक्विपमेंट को देखकर एकदम क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर से। छोटे बच्चे होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, वो पूछ सकते हैं, है ना। और फोर्थ ऑप्शन है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। भाई दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आकर क्या करेंगे जब शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे हो? तो अप्रासंगिक बोल लो या आप गलत बोल लो, है ना, या रिलीवेंट ना हो वो बोल लो। आपका वो फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संतुलित आहार से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब जो सही सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 10 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों में 3000 कैलोरी प्रतिदिन उन्हें मिलनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका 10 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को 2600 कैलोरी प्रतिदिन मिलनी चाहिए। और थर्ड ऑप्शन आपका वयस्क जो है, ठीक है ना, जो 16 की एज पार कर चुके हैं, मतलब 18 की एज पार कर चुके हैं, उन्हें 2500 से लेकर 4000 के कैलोरीज जो है प्रतिदिन मिलनी चाहिए। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 66 से लेकर 75 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं उन्हें 2300 कैलोरी प्रतिदिन मिलनी चाहिए। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो मिला हुआ नहीं है। ठीक है ना, वो गलत है। ठीक है ना, एक बार आप खुद भी चेक कर लीजिए क्योंकि ये इनका डाटा जो है वो आगे पीछे होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्रधानाचार्य अलग अलग विषयों में शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती है, इसका आधार है। अब जो है जो मिस पटेल है वो किसी विद्यालय की प्रधानाचार्य है और वो ये चाहती है कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट को ना पढ़ा के मैं एक ही सब्जेक्ट से क्यों ना सभी चीज़ें पढ़ा दूँ। जैसे मैं यदि हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो हिस्ट्री से ही मैं लैंग्वेज पढ़ा दूँ। ठीक है, उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण। यदि मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो हिस्ट्री से ही मैं मैथ पढ़ा दूँ, क्योंकि यदि आप हिस्ट्री में कोई मोन्यूमेंट देखते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर कोई इमारत देखते हैं तो उनकी जो शेप किस तरीके से कितने अच्छी तरीके से बनी पड़ी है, मतलब किस आकार में शेप्स में बनी पड़ी है, किस तरीके किस आकार में वहाँ की ईंटें थी, ठीक है ना, फर्श कैसा था, वहाँ पर मेजरमेंट कैसे लिया गया चीज़ों को बनाने में। तो ये चीज़ें भी आपकी हिस्ट्री जो है वो मैथ्स हिस्ट्री से आप मैथ को पढ़ा सकते हो। तो इस तरीके का उपागम जो है यूज़ करना चाहती है, जिसे हम बोलते हैं एकीकृत उपागम। तो उसका आधार क्या है? पहला ऑप्शन आपका शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते, ये तो होगा नहीं, है ना। थर्ड ऑप्शन है सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक अब उनकी पाठ्यचर्याओं के माध्यम से संबंध जोड़ सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है उनके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं, गलत। तो आपका ना ही यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा, ना ही सेकंड और ना ही फोर्थ। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो और वो जो टीचर है उनको उसी तरीके से पढ़ा के अपने काम को भी आसान कर दिया, बच्चों को भी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये एक अच्छी टेक्निक है बच्चों को पढ़ाने की। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा इसे छोटा कर दिया जाए। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी हुई? आपको व्यू रचना बतानी है। यदि आपने व्यू रचना के बारे में पढ़ा हो तो आप बता दोगे। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। थर्ड है जीवो के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए इन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। थर्ड ऑप्शन भी आपका अच्छा है। और फोर्थ ऑप्शन आपका
विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, जीवों के प्ले कार्ड है ना, कि जो आपको कुत्ता बिल्ली है ना, शेर चूहा छिपकली सांप, इन सब का कार्ड लेकर आएँ और इनको जिसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, ठीक है ना, घटते क्रम से लेकर बढ़ते क्रम में, कि सबसे पहले घास किसने खाई, फिर घास खाने के बाद जिसने खाई घास उसको कौन खाएगा, फिर उसको कौन खाएगा, इस तरीके से सबसे ऊंचे स्तर पर जाना। ये आपको जो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा, क्योंकि बच्चे इसमें कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, खुद यूज़ करेंगे। अब इंटरनेट से यूज़ करके लेकर आ रहे हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, वो सॉफ्ट कॉपी हो गई एक तरह से जो जानकारी मिल रही है। और यदि जानकारी मिल भी गई तो वो बच्चे उसे जो इंटरनेट से कॉपी करेंगे या फिर उसे प्रिंट निकलवाएंगे, उसमें वो बात नहीं रहेगी। जो बच्चे खुद कार्ड्स लेकर आएंगे और उनको एक व्यवस्थित तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला, विश्वसनीय जानकारी, यानी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, अधिगम प्रक्रिया में सुधार हो, विश्वसनीय जानकारी मिले। थर्ड ऑप्शन आपका, पाठ्य पुस्तक की उपयुक्तता की जांच हो, कि पाठ्य पुस्तक की कितनी उपयुक्त रही है, ठीक है ना, इसकी जांच होनी चाहिए ना, पता चलना चाहिए कि बच्चों के लिए मतलब इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है ना, बच्चे के लिए आगे ये भविष्य में काम आएगी या नहीं आएगी। तो ये भी एक ये चीज़ मैटर करती है। तो पहला ऑप्शन आपका केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा केवल ए और बी, और थर्ड ऑप्शन आप फोर्थ ऑप्शन आपका सभी। तो ये सभी चीज़ें एक मूल्यांकन का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिवार की सामान्य विशेषता है। अब परिवार की सामान्य विशेषता क्या है, विवाह संबंध है, सामान्य निवास है, या वंशवाद है, या ये सभी है, ठीक है। तो आपको आंसर जो बताना है वो बताना, ठीक है, कौन सा इसमें सही है। तो देखो, विवाह संबंध भी होते हैं परिवार में, ठीक है ना, कि यदि आपने देखा होगा कि आपके रिलेटिव में कोई है ना, और उसकी शादी आपके किसी दूसरे रिलेटिव से करा दी गई है, ठीक है ना, जो मतलब इस तरीके से विवाह हो जाते हैं, जो दूर की रिश्तेदारी होती है, या फिर कुछ इस तरीके से, मतलब बहुत जो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं उनमें नहीं होती, लेकिन जो कुछ ऐसे रिलेशन होता है कि आपके भाभी का, आपकी जो भाभी हैं उनका कोई वहाँ उनका कोई रिलेटिव है, उसकी कोई लड़के लड़का है और आपका कोई भाई है ना, इस तरीके से विवाह हो सकते हैं जो बहुत दूर के बैठते हैं, कुछ केसों में नहीं होते। दूसरा है सामान्य निवास, एक सामान्य निवास में रहते हैं जो परिवार के जो लोग हैं, ठीक है ना, एक ही घर में रहते हैं, कहने का मतलब ये है, चाहे जॉइंट फैमिली हो या फिर न्यूक्लियर फैमिली हो, इस तरीके से। और थर्ड ऑप्शन आपका वंशवाद, वंशवादी होता है कि होता है ना कि दादा दादी है ना, फिर उनके माता पिता होंगे, फिर आप हो गए, कुछ इस तरीके से। तो ये सभी विशेषताएं आपकी जो परिवार की है सामान्य विशेषता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इसमें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इसमें अधिगम स्थूल हो जाता है, इसमें इससे हमारी इंद्रियां, दोनों इंद्रियां सक्रिय होती। अब दोनों बोल दी भाई, 5 इंद्रियां होती हैं, ठीक है ना, 3 कहाँ गई। और फोर्थ ऑप्शन आपका यह है, मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका, तो ये होगा नहीं, इसमें अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन आपका, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, कौन सा उद्देश्य नहीं है, आकलन का पर्यावरण में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही आपका है जो उद्देश्य नहीं है, कि बच्चों पर शब्दावली का बोझ डालना। दूसरा, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, कि बच्चे इस चीज़ को समझे कि पर्यावरण में जो भी जीव है उनसे सरोकार रखे, ठीक है ना, और और उनमें भी जो प्राण हैं ये वो भी मायने रखते हैं, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझे, इस चीज़ को आत्मसात करें। थर्ड ऑप्शन आपका, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के विषय में उत्सुकता जगाएं, ये भी आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, बच्चे खोज भी नहीं करें पर्यावरण में, मतलब ये है, तथा व्यावहारिक क्रियाएँ करवाना, जो व्यावहारिक क्रिया वो कर सकते हैं, जैसे उनका पेड़ लगवाना, उन जानवरों को उनकी रक्षा करना मतलब उन्हें चीज़ दे देना, कुछ दे देना, बिस्किट विस्किट, या फिर उनको मारना ना, उनको प्रताड़ित ना करना, जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी होना चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका गलत है, जो नहीं उद्देश्य है, ठीक है ना, तो पहला उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का या के लाभ है। अब शिक्षण सहायक सामग्री के क्या लाभ है आपको वो बताने हैं। पहला, इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है, बिल्कुल ठीक। दूसरा, इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, बिल्कुल ठीक, कि टीचर हमें क्या दिखाएगा, ऐसा क्या टीचिंग एड लेकर आएगा, ठीक है, या ऐसी क्या इंटरेस्टिंग बात बताएगा।
थर्ड ऑप्शन है इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। शिक्षण में कुशलता आती है, जो टीचर उसकी स्किल आती है वो, और जो अपनी स्किल है उसको और शार्प कर लेता है। टीचिंग जो शिक्षण है सहायक सामग्री के थ्रू, ठीक है ना, टीचिंग एड के थ्रू। तो ये तीनों चीज़ें आपकी हैं, वो जो लाभ है या फिर इम्पोर्टेंट है या विशेषताएँ हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया? वैसे तो चार्ल्स डार्विन ये तो नहीं है, HR व्हीटर नहीं है, कैरोल्स लीनियस ये भी नहीं है, रोबोट होगा आपका, रोबोट होगा जिसने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया, ठीक है ना। एक बार आप खुद भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें रटने वाली होती हैं कि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा हो गया, ये क्वेश्चन भी थोड़ा छोटा किया जाए। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के मतलब जल के अभाव मतलब जल की कमी के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? अब बच्चे को आंकना कि जल का अभाव हो गया भैया, अब आप ऐसा क्या बताओगे कि जो एक जैसे बोलते हैं कि जो सब बच्चों से अलग हो, है ना, या बस और बच्चों से इंटेलिजेंट हो, आपको सब और से अलग दिखाए। क्योंकि कुछ बहुत से जवाब जो है बच्चे ऐसे देंगे, लेकिन कोई बच्चा ऐसा यूनिक जवाब देगा जो बताएगा कि बच्चा कुछ आगे कर सकता है, ठीक है ना। और भी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चा आगे बढ़ेगा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, है ना, इस तरीके से। तो पहला ऑप्शन आपका, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। गलत। क्या आप लिखित परीक्षा का आयोजन करोगे, है ना, उससे पता चलेगा जल अभाव के बारे में बच्चों के क्या व्यूज़ हैं। दूसरा, उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, ये भी नहीं करोगे आप। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। ये आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। जल का अभाव के बारे में बताना ना, तो अब आप बताओ, पूछोगे बच्चों से तो बच्चे बताएंगे क्या ये जल की कमी हो जाएगी, तो वो बताएंगे कि हमने पानी को कैसे कैसे सेव किया। और फोर्थ ऑप्शन है जल संरक्षण पर वो जो है पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, तो ये भी नहीं है। देखो आप वैसे भी देख सकते हो, कॉमन क्वेश्चन है बहुत। जल का अभाव है उसके विषय में बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगे, तो बच्चे बताएंगे ना कि हमने ये करा, हमने ये करा, या हम क्या कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन तो आपको वैसे ही गलत नज़र आ रहे हैं। और दैनिक जीवन की बात जहाँ गई, वहाँ पर आपको जो EVS में वो क्वेश्चन आप जो ऑप्शन आपका वो सही होता है मोस्टली। और आप एक बार खुद भी देख लीजिए, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है, क्योंकि भोजन में आयोडीन क्यों होना चाहिए? आयोडीन का यदि आपको पता होगा तो आप बता दोगे। पहला ऑप्शन आपका, इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से तीक्ष्ण नहीं होता। तो दूसरा, आयोडीन का सेवन करने से घेंगा रोग होने की संभावना नहीं रहती। थर्ड ऑप्शन आपका, दोनों ही कथन सत्य है या दोनों ही कथन असत्य है। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है, आयोडीन सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से तीक्ष्ण नहीं होता, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध अभिप्रेरणा के सिद्धांत से है? पहला, नैतिक चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास। दूसरा, शिक्षार्थियों को आंतरिक बल प्रदान करना। कौन सा किसका संबंध है, किस निम्नलिखित में से किसका संबंध अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आपका, अधिगम के प्रति रुचि। तो अब आपको बताना कौन कौन से यहाँ पर सही है। ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, या फिर ABC तीनों ही आपके सही है। तो यहाँ पर जो आपका ABC अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, क्या शामिल है? अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। अभिव्यक्तात्मक योग्यता को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, ठीक है, चलो। दूसरा, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। थर्ड है, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण होना। गलत। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो छोटे बच्चे हैं, आप क्या कराओगे उनसे? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ये चीज़ होनी चाहिए। ग्लोब नहीं दिखाओगे, ना ही पेंटिंग का रिलेटेड होगा, और ना ही आपका संप्रेषण कौशल यहाँ पर उपयोग होगा, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चे ना 5 तक के, उनको पहले स्थान और दूरी और दिशा के बारे में पता होना चाहिए। ग्लोब तो बहुत दूर की बात है। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, खेल व कूद मतलब खेल कूद भावनात्मक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? तो पहला, रचनात्मक प्रवृत्ति है, कल्पना शक्ति है, थेरेपी है एक तरह की, खेल कूद जो है, ठीक है ना, या उपरोक्त ये सभी है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है, एक तरह की थेरेपी है खेल कूद, ठीक है ना, जो भावनात्मक रूप से जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए कार्य करती है। तो आज एक बार फिर हमने आपको जो EVS पेडागोजी के 10 से 15 क्वेश्चन करे। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें जिसमें EVS पेडागोजी से क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपके
और भी जो आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट के साथ साथ आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उनकी वीडियोस भी अपलोड कर रखी है। चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट 1 और चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट 2 में अभी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपनी सीटेट में या फिर जो भी आपका टीचिंग एग्जाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।